हमारा लक्ष्य ये समझना है कि शरीर की हड्डियां, संधियां और मांसपेशियां किस तरह एक बेहतरीन मशीन की तरह मिलकर काम करती हैं। सही कहा। और सिर्फ इंसानी नहीं, बल्कि प्रकृति में मौजूद विभिन्न जंतु जैसे कि केचुआ, घोंघा, मछली और पक्षी, वे किस अद्भुत तरीके से गति करते हैं, ये भी हम समझेंगे। ये विषय वाकई में बहुत दिलचस्प है। मतलब अक्सर हम अपने शरीर के चलने फिरने को बहुत सामान्य मान लेते हैं, जी, लेकिन जब हम इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। एकदम सही। हमारी इस चर्चा में हम नोट्स के हर एक हिस्से, हर एक परिभाषा और हर एक चित्र को गहराई से समझेंगे। हाँ, ताकि श्रोताओं के लिए विज्ञान का यह विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, जैसे कोई शिक्षक क्लास में नोट्स खोलकर पढ़ा रहा हो। बिल्कुल। चर्चा शुरू करने से पहले श्रोताओं की उत्सुकता जगाने के लिए एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य साझा करना चाहूंगा। जी बताइए। क्या ये मालूम है कि जन्म के समय मानव शरीर में 305 हड्डियां होती हैं, जो बड़े होने पर आपस में जुड़कर केवल 206 रह जाती हैं। ये सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? और एक और दिलचस्प बात जो हम आगे जानेंगे, सांप कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। हाँ, उसके चलने का तरीका बहुत ही अलग होता है। तो हमारे पास जो नोट्स हैं, हम उन्हें एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से खोलेंगे, बिल्कुल लाइन दर लाइन। बिल्कुल, बिना कोई पन्ना छोड़े। तो सबसे पहले स्लाइड 1 और 2 पर आते हैं। नोट्स की शुरुआत में गति और गमन के बीच का अंतर समझाया गया है। मैं इसे ठीक वैसा ही पढ़ता हूं जैसा लिखा है। जी पढ़िए। इसमें लिखा है, गति, शरीर का कोई भी हिस्सा हिलना, जैसे पलखें झपकाना, श्वास लेना, लिखते समय उंगलियों की गति। और इसके ठीक नीचे गमन की परिभाषा है। गमन, जब पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जैसे चलना, दौड़ना, उड़ना, तैरना। विज्ञान में शब्दों का बहुत महत्व होता है और इन दोनों शब्दों का अंतर समझना सबसे पहली सीढ़ी है। जी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो गति का सीधा सा मतलब है अपनी जगह पर स्थिर रहकर शरीर के किसी अंग को हिलाना, जैसे अभी बोलते समय होंठ हिल रहे हैं या पलखें झपक रही हैं। बिल्कुल, या फिर हम खड़े होकर सिर्फ अपना हाथ हिला रहे हैं, ये सब गति है। लेकिन जब पूरा का पूरा शरीर अपनी जगह बदल लेता है, जैसे चलकर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, तो उसे गमन कहते हैं। मतलब हर गमन में गति शामिल होती है? हाँ, लेकिन हर गति गमन नहीं होती। इस बात को स्पष्ट करने के लिए नोट्स में जो चित्र दिया गया है वो बहुत सटीक है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक लड़का अपना हाथ हिला रहा है। जी। यह दृश्य गति का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। लड़का अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा है, केवल उसका हाथ हवा में हिल रहा है। एकदम सही। इसी हिस्से में एक तालिका भी दी गई है। मैं पढ़ता हूँ। गाय पैर चलना, सांप संपूर्ण शरीर रेंगना, पक्षी पंख उड़ना, मछली पंख शरीर तैरना। ये तालिका दिखाती है कि प्रकृति ने हर जीव को उसके आसपास के माहौल के हिसाब से गमन का एक अलग साधन दिया है। गाय को जमीन पर चलना है तो मजबूत पैर है। पक्षी को हवा में जाना है तो पैर पंखों में बदल गए। बिल्कुल। और मछली को पानी चीरना है तो विशेष प्रकार के पंख और शरीर का आकार है। अब नोट्स हमें स्लाइड 8 की ओर ले जाते हैं, जो मानव कंकाल पर है। मैं पहले टेक्स्ट पढ़ता हूँ। जी। मानव कंकाल की परिभाषा, शरीर की सभी अस्थियां मिलकर एक ढांचा बनाती हैं जो शरीर को आकृति देता है। इसे कंकाल कहते हैं। इसके कार्य लिखे हैं। 1. शरीर को सहारा देना। 2. आंतरिक अंगों की सुरक्षा। 3. चलने में सहायता। जी। और अंत में वही तथ्य है, जन्म के समय 305 हड्डियां होती हैं, वयस्क होने पर 206 रह जाती हैं। इसे समझने के लिए एक इमारत की कल्पना की जा सकती है। जब कोई बहुमंजिला इमारत बनती है तो सबसे पहले लोहे के सरियों का एक ढांचा तैयार किया जाता है। हाँ, पिलर्स खड़े किए जाते हैं। बिल्कुल, वही ढांचा तय करता है कि इमारत का आकार कैसा होगा। बिल्कुल वैसे ही कंकाल हमारे शरीर का ढांचा है। अगर ये कंकाल ना हो तो शरीर सिर्फ मांस का एक ढेर बनकर रह जाएगा। एकदम सही। इसके अलावा ये हमारे सबसे नाजुक अंगों के लिए एक मजबूत तिजोरी का काम भी करता है। और ये 305 से 206 हड्डियों वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, छोटे बच्चों की हड्डियां शुरुआत में कई छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं ताकि वे नरम रहें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये छोटे टुकड़े आपस में जुड़कर एक बड़ी हड्डी बन जाते हैं। इसीलिए संख्या कम हो जाती है। इस कंकाल तंत्र को समझने के लिए जो चित्र है वो बहुत ही स्पष्ट है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पूरा मानव कंकाल। खोपड़ी से लेकर पैरों की उंगलियों तक हड्डियों का पूरा जाल है,
इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पैरों की लंबी हड्डियां शरीर का वजन उठाने के लिए बनी हैं। यह चित्र प्रमाण है कि शरीर का हर हिस्सा कितनी सटीकता से डिजाइन किया गया है। लेकिन सिर्फ हड्डियां होने से गति नहीं हो सकती। हड्डियां खुद से मुड़ नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर नोट्स का अगला हिस्सा यानी स्लाइड 3 आती है। शरीर की संधियां यानी जॉइंट्स। मैं पढ़ता हूं। शरीर के वे स्थान जहां 2 या 2 से अधिक हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, संधि कहलाते हैं। उदाहरण कोहनी, कंधा, गर्दन, घुटना। जी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नोट है। हम शरीर को केवल उन्हीं स्थानों पर मोड़ या घुमा सकते हैं जहां संधियां होती हैं। यदि संधियां नहीं होती तो शरीर अकड़ जाता। यह बात सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर कंधे से लेकर उंगलियों तक हमारे हाथ में सिर्फ एक लंबी ठोस हड्डी होती तो हम कभी अपना हाथ मोड़कर खाना नहीं खा पाते। संधियां शरीर के हिंज या कब्जे हैं जो लचीलापन लाते हैं। बिल्कुल। उगरेना संधियों के हम एक लकड़ी के पुतले की तरह होते। इस बात को बच्चों को समझाने के लिए नोट्स में एक बहुत शानदार प्रयोग है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक लड़का जिसके हाथ पर लकड़ी की पट्टियां बांधी गई हैं। ये बहुत दिलचस्प है। लड़के के कंधे से लेकर कलाई तक लकड़ी की एक लंबी पट्टी को धागे से कस दिया गया है। ये बता रहा है कि भले ही कोहनी में संधि मौजूद है, लेकिन लकड़ी ने उसे मुड़ने से रोक दिया है। नतीजा ये है कि लड़का अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं मोड़ पा रहा है। ये साबित करता है कि सिर्फ हड्डी का होना काफी नहीं है, संधि का स्वतंत्र रूप से काम करना भी जरूरी है। जी। और नोट्स की स्लाइड 4 में पहली संधि के बारे में बताया गया है। इसका नाम है कंदुक खल्लिका संधि। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाँ, रचना लिखी है। इसमें एक हड्डी का गोल सिरा दूसरे हड्डी की कटोरी जैसी गुहिका में धंसा होता है। गति है, यह संधि सभी दिशाओं यानी 360 डिग्री में गति प्रदान करती है। उदाहरण है कंधी की हड्डी और कूल्हे की हड्डी। कंदुक का मतलब होता है गेंद और खल्लिका का मतलब है कटोरी। इसे कल्पना करना बहुत आसान है। जी। अगर एक छोटी गेंद को एक कटोरी के अंदर रख दिया जाए तो वो किसी भी दिशा में गोल गोल घूम सकती है। हमारे कंधे का जोड़ बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल। क्रिकेट में जब फास्ट बॉलर हाथ घुमाकर गेंद फेंकता है तो वो इसी संधि का इस्तेमाल कर रहा होता है। इस विज्ञान को चित्र में भी दिखाया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक कटोरी में रखी गेंद जैसी रचना। विजुअल में एक तरफ मानव कंधे की हड्डी है और बगल में ये गेंद और कटोरी का मॉडल है। साफ दिख रहा है कि हड्डी का ऊपरी सिरा एकदम गोल है जो प्याले जैसे गड्ढे में फिट है। इस मॉडल को देखकर किसी भी छात्र के लिए इसे समझना आसान हो जाता है। इसके बाद स्लाइड 5 में कौन सी संधि है? अगली है धुराग्र संधि या पिवटल जॉइंट। स्थान लिखा है जहां हमारी गर्दन हमारे सिर से जुड़ती है। जी। कार्य है, इसके द्वारा हम सिर को आगे पीछे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं। रचना लिखी है, इसमें एक बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। यह संधि धुरी का काम करती है। कंधे की तरह हम अपने सिर को 360 डिग्री गोल गोल नहीं घुमा सकते, वरना वो टूट जाएगा। हाँ, हमें सिर को सिर्फ ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने की जरूरत होती है। इसीलिए प्रकृति ने यहाँ एक बेलनाकार हड्डी को एक छल्ले जैसी हड्डी के अंदर फिट किया है, जो सीमित दिशाओं में ही घूमने देती है। इसका चित्र भी बहुत स्पष्ट है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है सिर और गर्दन की हड्डियां। खोपड़ी के आधार पर एक बेलन जैसी हड्डी है जो छल्ले में फंसी है। नीले रंग के तीरों से दिखाया गया है कि ये केवल आगे पीछे और दाएं बाएं गति कर सकती है। बहुत ही वैज्ञानिक डिजाइन है। अब स्लाइड 6 पर चलते हैं। स्लाइड 6 में हिंज संधि का जिक्र है। उदाहरण में लिखा है दरवाजे के कब्जे। जी। नियम है, यह संधि केवल एक ही दिशा में गति होने देती है। स्थान है कोहनी और घुटना। हिंज संधि को समझना सबसे आसान है। दरवाजों में लोहे के कब्जे लगे होते हैं। वो कब्जा दरवाजे को केवल एक तरफ खुलने देता है। उल्टी दिशा में धक्का देंगे तो कब्जा टूट जाएगा। बिल्कुल। हमारी कोहनी और घुटना ऐसे ही काम करते हैं। हम कोहनी को मोड़कर हाथ को कंधे तक ला सकते हैं, लेकिन उसे पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कोहनी का चित्र और 2 पेंसिलों से बना एक हिंज। मोटे कागज को गोल करके उसमें 2 पेंसिलें फंसाई गई हैं। ये मॉडल दिखाता है कि यह ढांचा सिर्फ एक ही दिशा में खुल सकता है। प्रायोगिक शिक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण, लेकिन कुछ जोड़ हिलने के लिए नहीं होते। जी हाँ। स्लाइड 7 उसी बारे में है। अचल संधि या फिक्स्ड जॉइंट। परिभाषा है ऐसी संधियां जहां अस्थियां हिल नहीं सकती। उदाहरण है ऊपरी जबड़े और कपाल के बीच की संधि। यहां लिखा है बोलते समय केवल निचला जबड़ा हिलता है, ऊपरी जबड़ा फिक्स रहता है।
अचल का मतलब ही है जो चल न सके। हमारी खोपड़ी कोई एक सिंगल हड्डी नहीं है, एक कई अलग अलग हड्डियों का समूह है जो आरी के दांतों की तरह आपस में फंसी हुई हैं। बाद में ये पूरी तरह जुड़कर फिक्स हो जाती हैं। हाँ, ताकि हमारे दिमाग को अभेद्य सुरक्षा मिल सके। और जबड़े की बात तो हम अभी महसूस कर सकते हैं, केवल निचला जबड़ा ही ऊपर नीचे होता है। ऊपरी जबड़ा बिल्कुल नहीं हिलता। इस अचल संधि को चित्र में दिखाया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक खोपड़ी जिसमें वे रेखाएं दिखाई गई हैं जो आपस में पूरी तरह फिक्स हैं। खोपड़ी के ऊपर जो टेढ़ी मेढ़ी दरारें दिख रही हैं, वे संधियां हैं जहां हड्डियां लॉक हो चुकी हैं। बिल्कुल। अब हम सेगमेंट 3 यानी स्लाइड 9 पर आते हैं। यह सुरक्षा कवच के बारे में है। पसली पिंजर या रिब केज। जी। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूं। 12 जोड़ी पसलियां, कुल 24, वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर बक्सा बनता है। कार्य हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा। पसली पिंजर एक अभेद्य बक्सा है। हमारे सबसे कोमल अंग, दिल और फेफड़े इसी में सुरक्षित रहते हैं। ये बक्सा आगे से छाती की हड्डी से शुरू होकर पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाता है। मजे की बात यह है कि ये ठोस हड्डी का बक्सा नहीं है। सही कहा। ये पिंजरे जैसा है क्योंकि फेफड़ों को सांस लेते समय फूलने के लिए जगह चाहिए। यह चित्र में दिखाया गया है एक पिंजरे जैसी संरचना। छाती के बीच की मुख्य हड्डी और उससे निकलकर पीछे जाती हुई पसलियों की घुमावदार हड्डियां साफ दिख रही हैं। जी। इसके बाद स्लाइड 10 में मेरुदंड और श्रोणी है। मेरुदंड के लिए लिखा है 33 छोटी हड्डियों से बना, यह हमें झुकने में मदद करता है। और श्रोणी के लिए लिखा है ये बॉक्स जैसी संरचना है जिसके सहारे हम बैठते हैं। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी एक लंबी सीधी हड्डी नहीं है। अगर होते तो हम कभी आगे की तरफ झुक नहीं पाते। ये 33 छोटी हड्डियों की वजह से ही कमर में लचीलापन आता है। एकदम सही। दूसरी तरफ श्रोणी वो हिस्सा है जो ऊपरी शरीर का भार संभालता है। कुर्सी पर बैठते समय पूरा वजन इसी पर टिका होता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है रीढ़ की हड्डी और कूलिमे की हड्डियां। रीढ़ की हड्डी मोतियों की माला जैसी है और श्रोणी अस्थियां एक बड़े कटोरे की तरह दिख रही हैं। कंकाल की बहुत विस्तृत जानकारी है ये, लेकिन शरीर में कुछ हिस्से हड्डी जितने कठोर नहीं होते। जी। स्लाइड 11 उसी पर है। खोपड़ी और उपास्थि यानी कार्टिलेज। खोपड़ी मस्तिष्क की सुरक्षा करती है और उपास्थि के बारे में लिखा है यह हड्डी जितनी कठोर नहीं होती, मुड़ सकती है। स्थान कान का ऊपरी भाग, नाक की नोक। उपास्थि एक शानदार सामग्री है। जहां आकार चाहिए लेकिन कड़कपन नहीं, वहां उपास्थि होती है। कान के ऊपरी हिस्से को आसानी से मोड़ा जा सकता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक व्यक्ति अपने कान के ऊपरी हिस्से को मोड़ रहा है। इस दृश्य से उपास्थि एकदम समझ में आ जाती है। बिल्कुल। अब हड्डियां अपने आप तो हिल नहीं सकती, इन्हें गति कौन देता है? स्लाइड 12 इसी सवाल का जवाब है। पेशियां गति का इंजन। नियम लिखा है पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। आगे लिखा है हड्डी को गति देने के लिए 2 पेशियों को जोड़े में काम करना पड़ता है। संकुचन से पेशी छोटी और मोटी हो जाती है। ये जीव विज्ञान का सबसे दिलचस्प नियम है। मांसपेशियां सिर्फ हड्डी को अपनी तरफ खींच सकती हैं। हाथ मोड़ते समय बाइसेप्स सिकुड़कर हड्डी को ऊपर खींचते हैं। हाथ सीधा करने के लिए ट्राइसेप्स काम करते हैं। हाँ, नीचे वाली मांसपेशी सिकुड़कर हड्डी को वापस खींचती है। इसीलिए ये हमेशा टीम में काम करती हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक हाथ की मांसपेशियां। पहले चित्र में हाथ मुड़ा है, ऊपर की मांसपेशी सिकुड़ी हुई है। दूसरे में हाथ सीधा है, नीचे की मांसपेशी सिकुड़ रही है। बहुत स्पष्ट है। अब जानवरों की चाल पर चलते हैं। स्लाइड 13 से जानवरों की गति शुरू होती है। सबसे पहले केंचुआ। नोट्स में लिखा है हड्डियां नहीं होती, पेशियों द्वारा शरीर को छोटा बड़ा करके चलता है, शूक से मिट्टी में पकड़ बनाता है। इसे किसान का मित्र कहते हैं। जिसके पास हड्डी नहीं है वो मिट्टी के अंदर रास्ता कैसे बनाता है? केंचुआ शरीर के नीचे मौजूद शूक से मिट्टी को पकड़ता है, आगे का हिस्सा लंबा करता है, फिर पीछे का हिस्सा खींचता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है केंचुए का लंबा शरीर और उसके चलने के चरण। शरीर का एक हिस्सा पतला और लंबा हो रहा है, दूसरा सिकुड़ा हुआ है। बिना कंकाल के गति का बेहतरीन उदाहरण स्लाइड 14 घोंगे पर है। कवच बाह्य कंकाल है, पर यह चलने में मदद नहीं करता।
पाद से लहरदार गति करता है। घोंघे का कवच सुरक्षा के लिए है, गति के लिए नहीं। वो इसे अपने साथ घसीटता है और अपने शक्तिशाली मांसल पैर से जमीन पर लहरदार गति करता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक घोंघा और उसका मांसल पैर जो उसे आगे धकेलता है। जी। स्लाइड 15 में तिलचट्टा है, कठोर बाह्य कंकाल, 3 जोड़ी पैर चलने के लिए, 2 जोड़ी पंख उड़े के लिए। वक्ष की पेशियां उड़ने में मदद करती हैं। तिलचट्टा जमीन पर दौड़ भी सकता है और हवा में उड़ भी सकता है। इसके 6 पैर और 4 पंख इसे ये दोहरी क्षमता देते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तिलचट्टा जिसके पंख खुले हुए हैं। इसके लंबे पैर भी साफ दिख रहे हैं। अब पक्षियों की बात करते हैं। स्लाइड 16 पर है पक्षियों पर अनुकूलन। खोखली व हल्की हड्डियां, अग्रपाद पंखों में बदल जाते हैं। पश्चपाद चलने बैठने के लिए, शरीर धारा रेखीय होता है। पक्षियों का शरीर उड़ान के लिए बेहतरीन इंजीनियरिंग है। वजन कम करने के लिए हड्डियां खोखली होती हैं, हाथ पंखों में बदल गए हैं और धारा रेखीय आकार हवा को चीरने में मदद करता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पक्षी का कंकाल। आगे की हड्डियां पंखों के ढांचे में बदल गई हैं। हवा में धारा रेखीय आकार काम आता है, तो पानी में मछली कैसे तैरती है? स्लाइड 17 बताती है मछली आकृति धारा रेखीय होती है, शरीर वलय बनाता है और झटके के साथ आगे बढ़ता है। पंख संतुलन और दिशा के लिए होते हैं। मछली भी धारा रेखीय होती है ताकि पानी को चीर सके। वो शरीर का एक हिस्सा एक तरफ मोड़ती है, पूंछ दूसरी तरफ, फिर अचानक झटका मारती है जिससे पानी पीछे धकेला जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पानी में तैरती मछलियां जो अपने शरीर को मोड़कर आगे बढ़ रही हैं। मछलियां एस आकार में वलय बना रही हैं। बहुत ही लयबद्ध तरीका है। अब स्लाइड 18 सांप की बारी। लंबा मेरुदंड और पतली पेशियां। सांप सीधा नहीं चलता बल्कि वलयाकार गति करता है। हर लूप उसे आगे धक्का देता है। सांप एक लंबी रीढ़ की हड्डी से बना है। वो सीधे नहीं चल सकता। वो शरीर को घुमावों में मोड़ता है और हर लूप जमीन को पीछे धकेलता है, जिससे वो बहुत तेजी से भागता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक सांप का मुड़ा हुआ आकार, शरीर में कई सारे घुमाव बने हुए हैं। ये प्रकृति के बेहतरीन आविष्कार हैं ये सब। अंत में क्या है? स्लाइड 19 योग पर है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हड्डियों के लिए लाभ। मेरुदंड सीधा रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होता है। योग कंकाल तंत्र को जवां बनाए रखने का विज्ञान है। यह हड्डियों को भुरभुरा होने से बचाता है। यह चित्र में दिखाया गया है एक व्यक्ति योग की मुद्रा में खड़ा है। जी। और आखिरी स्लाइड 20 में महत्वपूर्ण शब्दावली का सारांश है। मेरुदंड, कंदुक शल्यिका, शूक, उपास्थि, धारा रेखीय और बाह्य कंकाल। यह पूरे विषय का एक बेहतरीन निचोड़ है। इस चर्चा को समेटते हुए ये देखा जा सकता है कि कैसे कंकाल, संधियां और मांसपेशियां एक मशीन की तरह काम करती हैं। बिल्कुल। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल सीधे या घुमाकर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं, जो सरल भाषा और परीक्षा उपयोगी हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप नंबर 92299-09706 पर मैसेज करें। नोट्स की कीमत बहुत कम है, तो बिना देर किए अभी मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।